जो समिति है वो उसका नाम है ब्रह्मगिरी पाणलोट पुनर्जीवन समिति। उसका काम जो है वो आप जानते हैं, राजेश पंडित जी और 5 और लोग हैं जो उनकी टीम के। राजेश तुम आगे आ जाओ ना 1 मिनट। 5 लोग इनके साथ और हैं जो उस टीम में हैं। ये 5 लोग अलग अलग संगठनों के हैं, अलग अलग तरह से जो काम कर रहे हैं वो सब इनके साथ हैं। ये पाणलोट समिति का काम देखेंगे आगे से। और पाणलोट समिति में 2 तरह के काम होंगे। सबसे पहले होगा कि वो जो नंगी जमीन है उसमें घास के बीज डालना। यदि घास वहां आ जाएगी तो फिर मिट्टी का कटाव नहीं होगा और वो जो नमी है वो बढ़ेगी। और फिर अगले साल से ये पाणलोट समिति प्लांटेशन का काम करेगी। लेकिन पहले साल में घास लगाना और जो ऊपर से नाले आ रहे हैं उनके एलसीडी बना के, लूज स्टोन चेक डैम बना के उससे मिट्टी का कटाव रोकना। तो पहला काम होगा कटाव रोकने का काम करना। उसके लिए सब विधि वगैरह तय की। डीसिल्टिंग भी कल वहीं हमने प्रैक्टिकली जगह पे जाके तय किया कि कहाँ कितना डीसिल्टिंग करना है, कितना जो कुछ सरकारी चेक डैम बने थे जो बेकार हो गए डिफेंट, उनको कितना अंडर कोर वाल में लेना है, कितना उनका फ्री बोर्ड छोड़ना है, वो सब कल बातें प्रैक्टिकली हमने की। तो उस काम को ये आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ हमारे प्रजक्ता बहन हैं, महेंद्र हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में साथ देंगे। दूसरी समिति बनी कि देखिए हमने गोदावरी को कंजर्व प्रोटेक्ट एरिया तो डिक्लेयर करा लिया, लेकिन उसका केवल नोटिफिकेशन हुआ है, अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन और डिमार्केशन नहीं हुआ। तो हमारे भाई बॉबी बैठे हैं पीछे। बॉबी और वासुकी कहाँ हैं? बॉबी और वासुकी ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो ये दोनों इसका जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डिमार्केशन और आइडेंटिफिकेशन का काम कराएंगे। तीसरा जो हमारा ग्रुप बना जो इस काम को आगे करेगा वो तुलसी बहन, पता नहीं आ जाए कि नहीं, हाँ बैठी हैं। तुलसी बहन जो है वो यहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनकी जो लाइवलीहुड है उस लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, विकास करने के लिए लोकल लेवल पे क्या कर सकती हैं। कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं जो कैमरा चला सकती हैं, कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा गाइड का काम कर सकती हैं, कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं जो त्र्यंबकेश्वर के लिए प्रसाद बना सकती हैं, कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं जो त्र्यंबकेश्वर के लिए माला बनाने का काम कर सकती हैं। तो वहाँ लोकल लेवल पर किस तरह से बहनों का सबलीकरण का काम होगा, वो काम हमारी जो बहन है तुलसी, उन्होंने तीन लोगों की समिति बनी है, ये उस काम को करेगी। जो हमारी चौथी समिति है वो है पौंड की। जो पुराने पौंड हैं वो पूरे भर गए, डिफंट हो गए। ये 23 पौंड हैं, 23 पौंड्स हैं। इन पौंड्स को तीर्थ की दृष्टि से जो जिस तरह की से वो पुराने थे, जो अब डिफंट हो गए हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम करना। ये जो इनको पौंड को पुनर्जीवित करने का काम है, ये इसके लिए कैसे उसको सरकार की मदद से करवाएंगे, लेकिन तीर्थ के दर्शन से करें, तीर्थ की दृष्टि से करें, या यदि सरकार उस दृष्टि से नहीं करती है तो फिर समाज से पैसा इकट्ठा करके समाज से करेंगे। तो ये काम बॉबी ने और वासुकी ने और 2 लोग और थे, 2 हाँ प्रजक्ता बहन और एक आदमी और आपने बाद में नाम जोड़ा था ना, हाँ हर्षद। ये 4 लोग हैं। क्योंकि हमारी जो बहन है प्रजक्ता बहन, ये तो बिल्कुल इस काम की बहुत मास्टर हैं। ये जो हमारा आर्किटेक्ट कॉलेज है यहाँ के 3, उनकी प्रिंसिपल हैं, डीन हैं। तो ये उसमें उस काम में बहुत समझ रखती हैं, उसमें मदद करेंगी। और पौंड का काम ये बना। और जो हमारा पांचवी समिति है वो है जो इस पूरे काम को कन्वीन करके एक तरह से गोदावरी और ब्रह्मगिरी की चेतना जगाने का काम करेगी। कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, स्कूल कॉलेज के बच्चों को मोबिलाइज करना, ये 5 समिति बनी। एक छठा काम हम लोगों ने, साहू जी यहाँ है नहीं, साहू नाम है ना उनका, लक्ष्मण साहू ने ये जो रास्ते हैं इनके अंदर स्वच्छता के अभियान की जिम्मेदारी ली
कि वो इसमें जो स्वच्छता का काम होगा वो मैं करूँगा। कल उन्होंने पब्लिकली ये जिम्मेदारी ली। तो इस तरह से ये हमारी 6 ग्रुप बने हैं। ये हमें उम्मीद है कि अब थोड़ा ब्रह्मगिरी की हरियाली के लिए और गोदावरी को शुद्ध सदा नीरा बनाने, पवित्र बनाने के काम में तेजी आएगी। गोदावरी का खुद अपना पानी किसी जमाने में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला पानी था, अब वो नहीं बचा है। अब उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो जो उस जल की विशेषताएं थी वो भी नहीं बची हैं। तो हम उनको दोबारा से कैसे आए, थोड़ा समय लगता है ऐसे काम में, ये केवल बातों से नहीं होता, काम से होगा, थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा। पर हमें उम्मीद है कि नासिक के लोग अब गोदावरी को ठीक तरह से, गोदावरी का अध्यात्म, गोदावरी का विज्ञान, गोदावरी का संस्कार और गोदावरी की संस्कृति और सभ्यता, इस सब को जोड़ ध्यान में रखकर इसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। आपको पूरे भारत भर में, पूरे देश में आपको नदी के लिए जाना जाता है, जल के लिए जाना जाता है। आप 8-9 साल से नासिक में भी आ रहे हो गोदावरी का पुनर्जीवन करने के लिए, मगर यहाँ पे आप जो अभी बताया आपने कि लोगों में उसकी चेतना बढ़नी चाहिए, मगर सरकार भी आपका सुनती है, राज्य सरकार भी आपका सुनती है। और नासिक में जो MIDC है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे FTP प्लांट जो होना चाहिए। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है गोदावरी का वो MIDC से आने वाले केमिकल की वजह से हो रहा है। वो FTP प्लान पिछले 15 साल से रुका हुआ है। उसके लिए आप सरकार से, आपकी जो ताकत है नासिक में, ये सब लोग जो है जिनका सरकार सुन सकती है, एक दबाव तंत्र जो है, अच्छी वाला दबाव तंत्र, वो करके आप करेंगे? भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इनके सवाल से को अपने दिल के करीब मान के ये कहता हूँ कि ये जो गोदावरी की सचमुच शुद्धता का काम करना है, जब तक आपके गोदावरी में ये जो इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड पानी जाएगा, तब तक गोदावरी निर्मल अविरल नहीं बन सकती। मैं उनके सवाल के जवाब में इतना ही कहता हूँ कि मैं इस काम को, जितनी मेरी ऊर्जा और समझ है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन मैं आपकी सरकार को भी, अब हमारी अगले मीटिंग है जल्दी से चीफ सेक्रेटरी के साथ, तो उसमें भी इस मसले को उठाऊंगा कि भाई, हमारे कहने से उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया पूरे महाराष्ट्र में, उसका नाम है चला जाणूया नदीला। वो अमृत महोत्सव मना रहे थे कुछ अलग अलग तरीके से। मैंने कहा यार, तुम काहे का अमृत महोत्सव मना रहे हो? तुम्हारी नदियों में यदि अमृत बहने लगेगा तो अमृत महोत्सव अपने से बन जाएगा। फॉर्चुनेटली उन्होंने ये बात समझ ली और आपके राज्य में, केवल आपके राज्य में, अमृत महोत्सव नदियों को सामने रख के मनना शुरू हुआ। इसके लिए आप सबको बधाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमृत महोत्सव जब तक नहीं बन सकता, जब तक नदियों में ये जो इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड पानी है वो जाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है, कोई और नहीं है। सरकार ही कर रही है वो पॉल्यूशन। तो हम अब अगली मीटिंग में इसको पूरे जोरों से उठाएंगे। नासिक महानगर पालिका जो है उसका भी STP जो प्रोजेक्ट है, हाँ। वो भी ओवरलोड चल रहा है। हाँ। उसकी वजह से आगे जो गांव है, वहाँ के गांव की जो खेती है वो अभी मरने के अवस्था में पहुंच चुकी है। वहाँ पे पूरा पोल्यूटेड पानी वो गांव के आजू बाजू में होता है, लोगों को स्वास्थ्य की भी तकलीफ होती है। ये तो बहुत ही मामूली काम है। अगर 2 मीटिंग में सरकार इनमें पे आप दबाव डालेंगे, आपका जो आप वरिष्ठ है तो वरिष्ठता सुनते हैं, तो डालेंगे तो ये होगा। तो कुछ उस तरीके से कार्यक्रम सरकार और आप मिलके ऐसा कुछ करेंगे तो एक्चुअली में फर्क पड़ेगा। जरूर। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे सामने ये बोल रही थी कि हम अपना सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा सक्षम है और हम अब सारे पानी को ट्रीट कर रहे हैं। फिर पिछली बार हम लोगों ने ये प्लान करके देखा कि जो ये बोल रहे हैं क्या ये बात सच्ची है। जब हम नदी पे जाके देखा तो इतने बड़े बड़े सफ़ेद झागों के ढेर थे। तो मैंने कहा ये ट्रीटमेंट है क्या भाई? ये तो ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो ट्रीटेड वाटर नहीं है, वो अनट्रीटेड है, और उस वाटर की जो क्वालिटी ट्रीटमेंट की होनी चाहिए थी वो नहीं है। मुझे लगता है कि अब शायद हम कुछ कोशिश कर सकेंगे नई तरीके से, नए ट्रीटमेंट के प्लांट पे। पहले तो ये 30 BOD COD को
ट्रीटेड वाटर मानते थे। अभी वो नीचे आके 5 पे आ रहा है। मे भी अगले आने वाले टाइम में शायद ये जल्दी हो जाएगा। आपने गोदावरी के जो जीवंत स्रोत है उनको आपने देखा? हाँ देखा। बारे में क्या कुछ? देखो गोदावरी का काम चालू हुआ तो उस पर कॉन्क्रीटीकरण कर दिया गया था। हाँ, गोदावरी का जो जीवन है वो जो नीचे से स्रोत आते हैं। गोदावरी आपकी हिमखंडों से बहने वाली नदी नहीं है। गोदावरी में जो जल प्रवाह है वो नीचे से धरती में से आता है। जितने भी लाइव स्रोत हैं वो सब धरती के हैं। इन लाइव स्रोत को 2002 में बहुत ही बेसमझी से सीमेंट कॉन्क्रीटाइज करके उनको बर्बाद किया। लेकिन अच्छी बात है कि आपके ही शहर के लोगों ने थोड़ा उस मसले को उठा के रखा। अभी उसका ए फेज पूरा हुआ, कुछ तोड़ के हटाया है। बी फेज में अभी थोड़ी सी हर्डल, ये जो पॉलिटिकल हर्डल होती हैं वो हर्डल आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो ताकत है, आप लोग जो एक होकर उसको भी, ये जो कुंड हैं इनको भी ठीक से डी कॉन्क्रीटाइज करा लेंगे। इसके बारे में अभी आज ही कुछ बोलना ज़रा थोड़ा मुश्किल है, पर इन स्रोतों को रिजुनेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये कॉन्क्रीटाइजेशन को डी कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं किया गया तो आपकी गोदावरी के जो मूल स्रोत हैं वो पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि आप गोदावरी में स्नान कर रहे हैं। फिर तो जैसे वो जो अपने नेचुरल तरीके से निकलने वाला जल होता है, वो जल एक अलग स्वभाव का जल होता है, वो जल एक अलग तरह की चरित्र वाला जल होता है। इसलिए इन कुंडों को यदि साफ नहीं किया गया और ये डी कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत आने वाली है। उस दिक्कत के लिए ये हमारे साथी बराबर इस काम में लगे हुए हैं, ये बराबर उसके लिए जूझ रहे हैं और मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। कुछ चुनिंदा लोग उसको विरोध कर रहे हैं, आप ज्येष्ठता के नाते उनको क्या सलाह देंगे? मैं उनको कहूँगा कि देखो, ये जो डी कॉन्क्रीटाइजेशन का काम है इसको अपनी नाक का बाल ना बनाएं। ये पूरी गोदावरी की नाक है, ये पूरी नासिक की नाक है। इसलिए उनको इसका विरोध करना उनके लिए, उनके भविष्य के लिए और उनके वर्तमान के लिए अच्छा नहीं है। उनको अगली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि जिस काम को हमारी जुडिशरी ने, हमारी सरकार ने और समाज ने मान लिया है, उसको एक दो राजनेता यदि विरोध कर रहा है तो वो उसकी बेसमझी है। मैं उससे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि उसको वो ऊंच नीच का मामला ना बनाए, इज्जत का मामला ना बनाए। ये समाज का काम है। ऐसे समाज के कामों में ऐसे लोगों को आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना इस वक्त ठीक होगा। ऑक्सीजन पार्क जो पांदरपुर की जमीन है वो MIDC को देने का घाट चल रहा है, उस सिलसिले में आपने कुछ? वो उसको देखो, वो तुम्हारे नासिक का लंग है, बड़ा इलाका है। नासिक का वो फेफड़ा है। उसको यदि आप MIDC को देंगे तो उससे आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा और आपके लिए जो मुश्किल है वो बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि उसमें से जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु तो चाहिए ना नासिक को भाई, बिना फेफड़े के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? वो जो जगह है वो एक तरह से, मैं आज सुबह करीब 2 घंटे मैंने लगाए, मैंने उसको देखा। पहले मैं नहीं उसको समझ रहा था, लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि वहाँ का जो जीन पूल है, जितना भी वो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को उन्होंने बिल्कुल वर्जिन लैंड की तरह से, उसमें जो भी डाइवर्सिटी है वो है, और वो यदि बर्बाद हुआ तो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए नासिक की हेल्थ को यदि ठीक रखना है तो ये जो जंगल है पंजरापोल वाला, मैं उसको जंगल की तरह देखता हूँ। मैं अभी उसको किसी की प्रॉपर्टी की तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो पूरे नासिक के लिए प्राणवायु देता है। वो नासिक का प्राण है। उसको, नासिक को जंगल की तरह बचा के रखना चाहिए
वो उसमें अच्छा जंगल है, अच्छे जानवर हैं, अच्छे पक्षी हैं, सब कुछ है, इसलिए वो बचना चाहिए। वो MIDC वगैरह को नहीं देना चाहिए। वहाँ इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री के लिए उनको जाना है तो थोड़ा और दूर चले जाएं, इंडस्ट्री की बहुत जगह है, जा सकते हैं। वो नासिक के ऐसी सिचुएशन में है जिससे नासिक को प्राणवायु मिलती है। अभी नासिक के जो भी महसूल मंत्री थे या पर्यावरण मंत्री थे, सभी ने कहा है कि हम वो लेकर ही रहेंगे पांचरा पुल। उन्होंने बना लिया है कि नहीं, हमको ये लेना ही है, जो भी 2.5 लाख पेड़ है वो तोड़ना ही है हमें। मैं उन सब सारे मंत्रियों को जिन्होंने भी ऐसा कहा है उनको विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि उनके बच्चे हैं कि नहीं, वो यदि अपने बच्चों को जवाब देना चाहते हैं तो वो बताएं कि वो उनके बच्चों के लिए, और वो नासिक में रहना चाहते हैं कि नहीं। यदि उनके बच्चे नासिक में रहना चाहते हैं तो वो जंगल का बचना बहुत ज़रूरी है, उसमें से पेड़ ना तोड़े जाएं, जंगल ना काटा जाए, वो जंगल बचना चाहिए। और वो जो वाटर स्ट्रीम है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उस स्ट्रीम को भी बचा के रखा है, वो जो उसके मैं देख के आया आज सुबह। तो इसलिए हम वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी दृष्टि से, जंगल की दृष्टि से उसका बचना ज़रूरी है। वो बचेगा तो नासिक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हमारे मंत्रियों को जरा समझ लेना चाहिए, वो मंत्री किसी भी पार्टी के हों, मुझे नहीं कुछ पूछना कौन मंत्री हैं, मैं उनको ऐसे ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि भैया बच्चे तुम्हारे भी हैं, उनको भी जीना है, स्वस्थ रहना है, तो जो हमें अच्छी हवा देने वाली जगह है उसको बर्बाद मत करो, उसको वैसे ही रहने दो। वो रहेगी, वो कहीं जा नहीं रही है, वो तुम्हारी ही है, इस देश की है, हम सबकी ही है। इसलिए उसको पिंजरा पोल के जंगल को, प्राणवायु को वैसे का वैसा रहने दो, वो उसकी ज़मीन का रूपांतरण मत करो। नासिक से सटा सारूर करके जो इलाका है वहाँ पे स्टोन क्रशर वालों ने जो अंजनेरी के जो पहाड़ है उसे पूरा केक की तरह कट कर लिया है। अभी तो जिला प्रशासन ने काम बंद कर दिया, लेकिन प्रशासन कहीं उन्हें मतलब ये कर रहा है, मतलब उन पे कार्रवाई के लिए टालाटाल कर रहा है। तो आपने वहाँ पे देखो तो आप लोगों को याद होगा जब सूरज भंडारे यहाँ के कलेक्टर थे तो मैंने उनको बैठ के ये सब चीज़ें समझाई थी कि ये इस इलाके में माइनिंग क्यों नहीं होना चाहिए, और ये यदि माइनिंग होगा तो उसका बुरा असर नासिक की हेल्थ पर कैसे पड़ेगा। और उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी। वो जब तक थे उन्होंने थोड़ी कोशिश की, फिर उसके बाद भी कुछ कोशिश हुई, लेकिन उतनी तीव्रता से कोशिश नहीं हुई जितनी तीव्रता से उस वक़्त हुई थी। उन्होंने तो उन पर दंड भी कर दिया था ये गलत काम करने वालों पर। मुझे लगता है अब भी होगा। हमने उसके बाद बस एक अच्छा काम किया नासिक के लिए कि वन विभाग को जाके वो एरिया कम से कम पूरा नोटिफाइड तो करा दिया। अब नोटिफाइड हो गया तो आइडेंटिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी कल ली है, आइडेंटिटी और डिमार्केशन कराने की, वो भी हो जाएगा और फिर उसके अंदर ये हरियाली आएगी। लेकिन ये जो माइनिंग वाला मामला है ये बहुत गलत है, ये दोबारा नहीं चलना चाहिए। यदि कोई उनको मदद कर रहे हैं नीचे से तो वो रुकनी चाहिए। आप चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने वाले, तो इस सिलसिले में कुछ चर्चा करेंगे? इसमें भी मैं बात करूँगा। कोकन में बारसूर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट का मामला चल रहा है, क्या राय है? आज तो नासिक की ही बात कर लो यार। मैं तो तुम्हें उसके बारे में, मेरी राय तो बहुत साफ है कि मुझे ये सब रावण दिखते हैं। राम और रावण का फर्क समझते हो? राम वो है जो जंगली जानवरों को अपना दोस्त बनाकर एक सभ्यता और एक संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ता रहता है और फाइनली जीत जाता है। रावण वो है जिसके हाथ में बहुत तरह की पावर है, विज्ञान को भी कंट्रोल करता है, बादल को भी, धरती को भी। तो ये जो रिफाइनरी वगैरह वगैरह ये जो सब हो रहा है ना, ये सब रावणीय सोच है। ये हमें जो चाहिए वो सोच नहीं है। इसलिए मैं तो, आप जानते हैं, मेरा पक्ष बिल्कुल साफ है कि मैं ऐसी चीज़ों को विरोध ही करता हूँ। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि यहाँ पे रोजगार काफ़ी
लोगों को? देखो, ऐसी रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिला करते हैं। यदि आप रोजगार की बात करते हैं तो ये जो हमारा रीजन है पूरा कोंकण, इस कोंकण में टूरिज्म की इतनी ज़्यादा संभावना है कि लोग जो बाहर से आते हैं, इतना रोजगार सर्जित हो सकता है, खेती में रोजगार सर्जित हो सकता है। कोंकण के सारे लोग अपनी खेती छोड़ के बम्बई आ गए, महालक्ष्मी जी ने उनको पकड़ लिया। पर केवल महालक्ष्मी जी सब कुछ नहीं चला सकती, आपको सरस्वती भी चाहिए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की जरूरत होती है। केवल आप पैसे के लिए आ जाएं तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यदि आप रोजगार की बात कहते हैं तो रोजगार इस तरह की कंपनियों से नहीं मिलता। रोजगार मिलता है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति को पुनर्जीवित करने में। ये जो सब तुम बोल रहे हो, ये हमारा लालची विकास है, और ये जो लालची विकास है ये विस्थापन करता है, बिगाड़ करता है और फाइनली विनाश करता है। इसीलिए भारत की भूमि पर जब हमें आजादी मिली तब केवल 1% भूमि हमारी बाढ़ में ग्रसित होती थी। आज हमारी 30% से ज्यादा भूमि बाढ़ से ग्रसित है, और उस जमाने में केवल 4% भूमि पर वाटर स्केर्सिटी थी। आज हम 62% जमीन पर ये स्केर्सिटी है। तो ये बढ़ती बाढ़ और बढ़ता सुखाड़। अब नए नए शब्द हम बोलते हैं, एलनीनो है कि एल्मीनो है, ये सब लेकिन ये सब क्यों है? ये सब विकास के विनाश की देन है। इसलिए हम जो लोग हैं, जो हम कल से बराबर बात कर रहे हैं, हम सबने सर्वसम्मति से ये मान लिया है कि हमें लालची विकास नहीं करना, हमें प्रकृति के साथ पुनर्जीवन का, पुनर्जनन का, उसको कहते हैं रिजुविनेशन का काम करेंगे। इसमें वीमेन एम्पावरमेंट है, जो भी काम है वो सब करेंगे, लेकिन करेंगे रिजुविनेशन का। हम लालची विकास में नहीं जाएंगे। आप उन लोगों से मुलाकात करने जाएंगे? अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे आज जाना है। नहीं, मेरा मन तो था कि मैं उनसे ज़रा बात करूं, पर आज मुझे जाना है, मेरी अर्जेंसी है कुछ। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं उनसे बात करके थोड़ा पूछूं तो सही कि यार ऐसी क्या मजबूरी है, तुम क्यों इन सब गलत कामों का विरोध समर्थन कर रहे हो। मैं ज़रूर पूछता। जिला परिषद के मिशन भगीरथ जो चल रही है, हाँ, तालाब 2-3 तालाब हो गए पूरे। हाँ, तो आप अरे वाह, बहुत अच्छी बात यह है। आज समय नहीं था उनका काम देखने का, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके मिशन भगीरथ ने अपने 35 इंजीनियरों को वहाँ हमारे राजस्थान में भेजा। चंबल में भी देखा कि वहाँ के डाकुओं ने कैसे अब पानी आ गया तो डकैती छोड़ के खेती करने लगे, और एक आध नहीं, 1500। और उन्होंने ये भी देखा कि गांव के लोगों ने कैसे अपनी नदियों को पेरेनियल किया। मुझे लगता है ये टीम जो है ये अच्छा काम करेगी। देखो, जब आंखों से देखते हैं ना तो एक विश्वास होता है, जब बात सुनते हैं तो आधा विश्वास होता है, सुनने से आधा विश्वास होता है। आंखों से देखना और सुनना, इन दोनों के मिलने से 90% विश्वास हो जाता है। 10% जिसको काम नहीं करना होता उसको नहीं होता, लेकिन जिसको काम करना होता है उसको 90% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो खुद कर सकता है, उसको एक नई एनर्जी आती है। इसलिए मैं उस टीम को बधाई देना चाहता हूँ। वो गए, उन्होंने देखा, और तुमने मुझे बताया कि 3-4 काम उन्होंने पूरे कर लिए हैं। मैं देख नहीं पाया, पर अगली बार जब आऊँगा तो देखूंगा। मेरा खुद का मन था कि काम देखें। हाँ, ये जो हमने दरी में देखा अभी, हाँ, वो उन्हीं के मार्गदर्शन। हाँ, मैं अभी दरी गांव से आया हूँ। दरी गांव में एक बहन है हमारी, सरयू, और राहा नाम की एक संगठन है, और जो भगीरथ मिशन है, इन दोनों का जॉइंटली काम चल रहा है। उन्होंने करीब 28,000 प्लांटेशन के खड्डे तैयार किए। मैं अभी देख के ही आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ सीधा। और उन्होंने जिस तरह से ये आज हमने बल्कि कल उन्हीं की अनुपस्थिति के कारण अपना जो प्लांटेशन वाला कमेटी था वो नहीं घोषित किया था। आज हमने उनके साथ उनका काम भी देखा। पहले हम काम देख के आए। देखो भाई, हम देखे बिना नहीं करते, पहले हम उनका काम देख के आए, फिर हमने उनको कहा कि भाई आप अब ये जो गोदावरी की पवित्रता है और ये जो ब्रह्मगिरी की हरियाली है, इसको हम लोग मिल के काम करेंगे। वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा हाँ,
मैं ये काम करूँगी। तो अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं।